हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरएनए कानूनी सलाहकार पर, जिसमें हम आज बताएंगे कि रिट क्या होता है और रिट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और रिट कैसे फाइल किया जाता है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस को आप देख सकें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अब हम जानते हैं कि रिट क्या होता है। रिट की उत्पत्ति सबसे पहले हमारे संविधान से हुई है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स विद्यमान हैं, अर्थात मौलिक अधिकार विद्यमान हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि खाना पीना, रहना, घूमना, बसना, इधर उधर जाना, नौकरी करना। ये सारे अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर ये मूल अधिकार हमें नहीं प्राप्त हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए ही रिट का निर्माण हुआ है। रिट का निर्माण हुआ है जो कि आगे हम रिट फाइल करना भी सीखेंगे। तो रिट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स पर ही बेस्ड है, जो हमारे संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब हम ये जानते हैं कि ये आर्टिकल्स कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स बताते हैं। तो अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं, हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान करते, कौन कौन से राइट्स प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार है हमारा राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार। विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 के तहत विधि किसी को अनइक्वल नजरों से नहीं देखता है। दूसरा अधिकार है हमारा राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसमें हमें बहुत तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, विचरने का अधिकार, वास करने का अधिकार और साथ ही साथ नौकरी करने का अधिकार और भी ढेरों सारे अधिकार हमें इसमें प्रदान किए गए, स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अब तीसरा अधिकार है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कि हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि किसी का भी शोषण हो रहा हो, चाहे वो किशोर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिलाएं हों, कोई भी अपने एक्सप्लॉयटेशन, अपने शोषण के विरुद्ध अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 में इसमें अगर किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खान में लगाया जा रहा है या कारखाने में काम करवाया जा रहा है तो भी वह अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत अपना आवाज उठा सकता है। चौथा अधिकार है हमारा राइट टू रिलीजियस। इसमें हमें धर्म से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इसमें कोई भी मनुष्य कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, मंदिर बनवा सकता है, स्कूल बनवा सकता है या कुछ भी कर सकता है। अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए वो कुछ भी इस अधिकार के तहत कर सकता है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। फिर हमारा नेक्स्ट अधिकार आता है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, जो कि अल्पसंख्यक जातियों के लिए ही मेनली बनाया गया है, जिसमें प्रिविलेजेस जो है जिसमें सबसे पहले जो मान्यता दी गई है अल्पसंख्यक जातियों को दी गई है, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को बचा सकें अपने, और हम इन जातियों को ख़त्म होने से रोक सकें, उनकी संस्कृति को बचा सकें। इसीलिए ये आर्टिकल मेनली इसका उद्देश्य यही है और इसीलिए आर्टिकल प्रदान किया गया है। यह आर्टिकल 29 से लेकर 30 जो है ये शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए ही बनाया गया है। फिर नेक्स्ट अधिकार जो है आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के बिना कोई भी अधिकार हमारे लिए थोथा है, क्योंकि जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है।
जहाँ उपचार नहीं है वहाँ अधिकार नहीं है। अधिकारों का कोई मतलब नहीं है अगर उसका कोई उपचार नहीं है। अगर हमें अधिकार दे दिया जाए परंतु उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जाए, कोई उपचार नहीं दिया जाए, तो उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए ही ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान की आत्मा कहा है। इसके बिना हम इन अधिकारों के रहते हुए भी इन अधिकारों से रहित हैं। इसीलिए इन अधिकारों के साथ साथ इस उपचार वाले अधिकार का भी बहुत ही आवश्यक है। और इसी उपचार के माध्यम से ही हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, रिट केसेस फाइल कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 32 से 35 में है। तो इस तरीके से हमें फंडामेंटल राइट से कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18। दूसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। चौथा अधिकार है हमारा राइट टू रिलीजियस, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। पांचवा अधिकार है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। और छठा अधिकार है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है। अब हम जानते हैं कि रिट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले रिट जो होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस रिट है, मैंडामस रिट है, फिर प्रोहिबिशन रिट है, सर्शियोराई रिट है और क्यू वारंट रिट है। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस रिट, इसको हिंदी में कहा जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है कि अगर कोई बंदी बनाया गया है गलत तरीके से, यानी कि उसे डिटेन पे रखा गया है, जैसे कि देखा जाता है काफ़ी हद तक कि पुलिस गिरफ्तार करके किसी को रख लेती है और उसका जो समय है गिरफ्तारी का वो समाप्त होने के बाद भी उसे गिरफ्तार करके जेल में रखी रहती है। तो जो बाद का समय है, जब उसका समय ख़त्म हो जाता है जेल का और उसके बाद भी अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करके रखती है तो उसे बंदी बनाने का समय कहा जाता है। तो जब ऐसा किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके कोर्ट उसे छुड़वा सकती है, या कोई भी व्यक्ति इस रिट को फाइल करके उसे छुड़वा सकता है बंदी होने से। तो इस तरीके से जो है कोई भी बंदी को छुड़ाने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट को दायर किया जा सकता है। हैबियस कॉर्पस रिट का मेन पर्पस यही है कि किसी भी बंदी को जिसको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है उसे कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष किया जाए, सामने लाया जाए, इसीलिए इसका नाम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। दूसरा रिट है हमारा मैंडामस रिट, यानी कि परमादेश रिट। परमादेश रिट यानी परम आदेश, जो कि परम आदेश कौन देता है? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को जो कि गलत कार्य कर रहे हैं या जो भी कोई गलत कार्य कर रहा हो तो उसके विरुद्ध मैंडामस रिट जारी करके कोर्ट उसे सही कार्य करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध मैंडामस रिट फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और फिर परमादेश रिट कोर्ट जारी करके उस व्यक्ति को सही कार्य करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। तीसरा रिट है हमारा प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन रिट का अर्थ होता है प्रतिषेध रिट, यानी मना करना। मना करना कौन मना कर सकता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसको मना कर सकते हैं? निचली अदालतों की कार्रवाइयों को रोक सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं चलाए रखने के लिए। अगर कोई भी कार्रवाई किसी निचली अदालत में उसके जुरिडिक्शन से यानी कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाके वो कार्रवाई चलाई जा रही है, कोई निचली कोर्ट कोई ऐसा केस जो है ले लेता है जो कि उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है और उस केस को वो चला रहा होता है, तो उसकी कार्रवाई को बीच में ही रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट यानी कि प्रतिषेध रिट लगाया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट के तहत उस कार्रवाई को बीच में ही रोक सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रतिषेध रिट। चौथा रिट है हमारा सर्शियोराई रिट। सर्शियोराई रिट का अर्थ है उत्प्रेषण रिट।
उत्प्रेषण रिट में ये होता है कि यदि अगर किसी केस में किसी केस को डिस्पोज कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया है, उस केस में फाइनल ऑर्डर आ चुका है, फिर भी उस फाइनल ऑर्डर में जो एग्जीक्यूशन होने वाला है यानी उसके पालन के लिए कुछ जो भी कार्रवाई की जाने वाली है, तो उसके पालन की कार्रवाई को रोकने के लिए सर्च्योराई रिट लगाया जा सकता है। ये सर्च्योराई रिट उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो सर्च्योराई रिट के तहत किसी भी कार्रवाई को जो निचली अदालत में पूरी हो चुकी है उसके एग्जीक्यूशन में जो पालन में जो भी कार्रवाई होने वाली है उसको रोकने के लिए ये ऑर्डर सर्च्योराई रिट के तहत जारी कर सकता है कि उसकी कार्रवाई को रोका जाए, उसके एग्जीक्यूशन को रोका जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्प्रेषण रिट। फिर पांचवा रिट है हमारा क्यू वारंटो रिट। क्यू वारंटो रिट का अर्थ है अधिकार प्रेक्षा रिट। इसमें पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या अधिकार है, क्यों तुमने किस अधिकार से इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति आफ्टर रिटायरमेंट, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, ज़्यादातर ये देखने में आता है कि कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी उस पोजीशन को होल्ड करके रखता है, जबकि आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो जाता है उस पोस्ट के लिए, फिर भी उसे अगर होल्ड करके रखता है तो उसे हटाने के लिए ये रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस रिट के तहत उस व्यक्ति से पूछ सकती है नोटिस के द्वारा कि आखिर आपने ये पोजीशन किस बिना पर, किस आधार पर होल्ड किया हुआ है, आखिर आपने ये पोस्ट क्यों होल्ड किया हुआ है, और फिर उस व्यक्ति को इस रिट के द्वारा हटाया जा सकता है उस पोजीशन या पोस्ट से। तो इस तरीके से जो भी दुरुपयोग करता है अपने पोस्ट का, अपने अधिकारों का और उस पोजीशन को होल्ड करके रखता है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आपका क्या अधिकार है, आपने इस पोजीशन को होल्ड कर रखा है, और इस तरीके से इस रिट के द्वारा उस व्यक्ति को उस पोस्ट से हटाया जा सकता है, ताकि जो क्वालिफाइड है या जो एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए उस पर आसीन हो सके। तो इस तरीके से हमारा अधिकार प्रेक्षा रिट कार्य करता है। तो इस तरीके से हमारे कितने टाइप्स के रिट हो गए? 5 टाइप्स के रिट हो गए। सबसे पहले हो गया हैबेस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। दूसरा है मैंडेमस रिट, परमादेश रिट। तीसरा प्रोहिबिशन रिट यानी कि प्रतिषेध रिट। चौथा है सर्च्योराई रिट यानी कि उत्प्रेषण रिट, और पांचवा है क्यू वारंटो रिट यानी अधिकार प्रेक्षा रिट। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कोर्ट में रिट को फाइल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिट्स फाइल इसीलिए किया जाता है जब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, यानी कि उसका हनन किया जाए। जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तभी रिट की उत्पत्ति होती है, यानी रिट का निर्माण उसकी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स के बेस पे हमारे रिट्स जो है फाइल किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। निचली अदालत में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट में आप किसके तहत जा सकते हैं? आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 रिट ही नहीं प्रदान किए जाते हैं, बल्कि दूसरे और एडिशनल रिट्स के लिए भी ऑर्डर निकालती है हाई कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत केवल 5 रिट्स के लिए ही ऑर्डर निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से हमें ये भी पता चला कि आर्टिकल 226 का दायरा जो है आर्टिकल 32 के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। तो आज हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से रिट जो है कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है और रिट कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम अगले सेगमेंट में ये जानेंगे कि रिट केसेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और रिट केसेस किस तरीके से फाइल किए जा सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।